कक्षा 12वीं कॉमर्स विषय व्यवसाय अध्ययन का अध्याय 11 विपणन प्रबंध। आज इसका क्लास 6 है। क्लास 5 में मैंने ब्रांडिंग और आपका लेबलिंग के बारे में बताया था। लेबलिंग के बाद फिर हम लोगों ने पैकिंग के बारे में पढ़ा था कि पैकिंग होता क्या है, पैकिंग और पैकेजिंग किसे कहते हैं, क्या विशेषता होती है, पैकिंग के क्या उद्देश्य होते हैं, पैकिंग और पैकेजिंग में अंतर बताया था, है ना। उसके बाद पैकिंग कितने प्रकार के होते हैं ये सब बता के मैंने लास्ट 5वां क्लास कंप्लीट किया था। आज हमारा क्लास 6 है। क्लास 6 में हम लोग कीमत निर्धारण एवं वितरण वाहिका। वितरण वाहिका का मतलब होता है कि आप अपने सामान को जो आप उत्पादित किए हो उस सामान को आप किन किन के माध्यमों से या किन किन के तरीके से आप वितरण करते हो, बांटते हो। और कीमत निर्धारण मतलब होता है जो भी हम लोग सामान उत्पादन किए हैं, जो भी सामान हम बनाए हैं उसका कीमत किस प्रकार निर्धारित किया जाता है, बोलता है आशय। वितरण प्रबंध कीमत निर्धारण का एक आवश्यक एवं महत्वपूर्ण कार्य। क्यों? क्योंकि जो भी उत्पादन सामान हम लोग जो उत्पादित किए हैं, अगर वह सामान कम कीमत पर, अच्छी कीमत पर अगर क्रेता को बेचता है तो सामान बिकेगा। मतलब कीमत एक प्रकार का क्या होता है, सामान को बेचने के लिए निर्धारित किया गया राशि होता है। क्योंकि वस्तु की कीमत का सीधा संबंध उपभोक्ता की स्थिति, उसकी क्रय क्षमता और प्रतिस्पर्धी वस्तु की कीमत से रहता है। हम लोग जो सामान की कीमत बेचते हैं, जैसे ये एक किताब है, इसकी कीमत अगर 80 रुपए है तो ये 80 रुपए हम लोग क्रेता जो सामान खरीदने वाला है उसको ध्यान में रखकर ही निर्धारित करेंगे कि जो मैं 80 रुपए सामान की कीमत या इस किताब की कीमत में 80 रुपए रख रहा हूँ तो क्या क्रेता इस सामान को खरीद लेगा, क्या वो सक्षम है। इस प्रकार ये सोच विचार करके ही हमको किसी उत्पादित वस्तु का कीमत निर्धारित करना चाहिए। जैसे हमने सामान बनाया, इसका लागत बनने में हमारा 50 रुपए खर्च हुआ, तो 50 रुपए खर्च हुआ तो हमको फ्यूचर भविष्य को देख के ये निर्धारित करना पड़ेगा कि जब सामान अपने मध्यस्थों के माध्यम से होते हुए जब उपभोक्ता तक पहुंचेगा तो इतनी लागत में इतना व्यय और लाभ ना जुड़ जाए कि क्रेता उपभोक्ता सामान को ना खरीद सके। अर्थात सामान का निर्धारण हम उसी कीमत पर करना चाहिए जितने में क्रेता खरीदने में सक्षम हो। आगे बोलता है, इन सब के कारण कीमत निर्धारण का काफी जटिल होता है। कीमत निर्धारण में क्रेता विक्रेता का मध्य सभी हितों का ध्यान में रखना आवश्यक है। सभी हित मतलब मध्यस्थ, जिसमें फुटकर व्यापारी, थोक व्यापारी, है ना, दलाल जितने जो सामान को ले जाएंगे, परिवहन, संचार, ये सब चीज के वे उसमें जुड़े होते हैं और उन सब के कारण वस्तु की कीमत क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अर्थात कीमत को इस प्रकार निर्धारित करना है कि उत्पादन सामान से लेकर सामान विक्रेता तक पहुंचने मतलब ग्राहक तक पहुंचने में जितने भी मध्यस्थ होंगे उन सबको ध्यान में रखकर ही कीमत का निर्धारण करना चाहिए कि उनका लाभ भी जुड़ा हो और क्रेता को भी उनकी क्षमता के अनुसार वस्तु प्राप्त हो जाए और उसमें पहुंचने वाले मतलब उन बीचों में जितने लोग भी होंगे, जितने मध्यस्थ होंगे, उन सबको लाभ। आगे बढ़ता है, जहां अधिक कीमत विक्रेता को अधिक लाभ देगी वहीं क्रेता को कार्य शक्ति कम होने से वस्तु अधिक समय तक बाजार में टिक नहीं पाएगी। जैसे आप इस बुक को अगर आप औसतन 80 रुपए में बेचते हो और आप मानते हो कि 80 रुपए में बिक जाएगा तो सभी ग्राहक, सभी उपभोक्ता इस सामान को खरीद लेंगे। किंतु आप अगर चाहते हो कि मेरे को ज्यादा से ज्यादा लाभ हो तो अगर इसको आप 200 या 250 रुपए में बेचते हो तो आप एक बार तो बेच के ज्यादा लाभ कमा लोगे, किंतु ये दोबारा बिकेगा नहीं, मतलब ये बाजार से हट जाएगा। किंतु अगर कम कीमत पर कम लाभ में अगर आप वस्तु को निरंतर बेचना चाहते हो तो कीमत का निर्धारण करना आवश्यक होता है। आगे बोलता है, जबकि कम कीमत में विक्रेता मतलब उत्पादक को हानि भी उठाना पड़ सकता है। इन दोनों के मध्य संतुलन बनाकर मूल्य निर्धारण करना चाहिए। अगर वो ज्यादा कीमत में बिकेगा तो उसका सामान बिकेगा नहीं, कम कीमत में बेचेगा तो उसको लाभ नहीं होगा। तो दोनों की स्थिति को ध्यान में रखकर ही क्या करना चाहिए, कीमत का निर्धारण करना चाहिए। आशा, कीमत या मूल्य व्यवहारिक जीवन का एक प्रचलित एवं लोकप्रिय शब्द है। आपको तो मालूम है, आप अगर किसी दुकान में बाजार में जाते हो तो भैया इस सामान की क्या कीमत है, आपको पता है ना, उसको कितने रुपए में हम खरीद कर लाएंगे, जिससे प्रत्येक वस्तु सेवा के लिए उसके मूल्य को निर्धारित किया जाता है। वही वस्तु का मूल्य अलग अलग वर्ग से
एक सामग्री उत्पादक अपनी वस्तु का वितरण 80 रुपए में देता है, वितरक थोक व्यापारी 90 रुपए में, थोक व्यापारी फुटकर व्यापारी को 100 रुपए में तथा थोक फुटकर व्यापारी से उपभोक्ता 120 रुपए में। यद्यपि ये सभी कीमत उत्पादक द्वारा खुद से ही निर्धारित की जाती कि उत्पादक जो थोक व्यापारी अर्थात यहाँ पर समझिए कि जो उत्पादक होगा और उपभोक्ता होगा, ठीक, तो इन दोनों के मध्य में जितने भी मध्यस्थ काम करेंगे, चाहे थोक व्यापारी हो, दलाल हो, है ना, फुटकर व्यापारी हो, विक्रेता, जितने लोग होंगे, ये उनका लाभ को वस्तु के मूल्य में जोड़कर बेचेगा। अगर ये 80 रुपए में कोई सामान बना रहा है तो उपभोक्ता को 120 रुपए में, मतलब 80 से 120, तो यहां पर पूरा 40 रुपए मिलेगा। तो ये निर्धारण करना है, ठीक। बोलता है परिभाषा, कीमत शब्द को विभिन्न विद्वानों ने निम्न से परिभाषित किया है। पहला, हैमिल्टन के अनुसार कीमत उन सभी दशाओं का मौलिक सार है जो एक उत्पादन को मूल्य प्रदान करता है, कीमत प्रदान करता है। दूसरा बोलता है मार्शल ने, जब किसी वस्तु के मूल्य को दूसरी वस्तु में प्रकट ना कर द्रव्य के रूप में प्रकट किया जाए तो उसे कीमत कहते हैं। मतलब जैसे पहले समय में क्या होता था, किसी व्यक्ति को चावल खाना है और उसके घर में गेहूं है, तो वो क्या बोलता था, आप मेरा गेहूं ले लो, मैं आपका चावल ले लो, जितना आप गेहूं दोगे उतना मैं चावल, मतलब वस्तु के बदले वस्तु का आदान प्रदान होता है। किंतु आज के समय में हम अगर दुकान वाले को बोलो मैं आपको कपड़ा देता हूँ, मेरे को चावल को तो देगा, कभी नहीं। अर्थात आप वस्तु के मूल्य के बदले उसको द्रव्य रूप, द्रव्य मतलब पैसे के रूप में अगर प्राप्त करते हो, वस्तु के बदले अगर पैसा प्राप्त करते हो तो उसे भी क्या बोलेंगे, कीमत या मूल्य बोलेंगे। मॉडलैंड के अनुसार बोलता है कीमत किसी वस्तु के मूल्य को द्रव्य के रूप में व्यक्त करने का संचित रूप, किसी वस्तु के मूल्य को, उसकी वैल्यू को बताने के लिए द्रव्य रूप, द्रव्य मतलब मुद्रा, पैसा, संचित रूप। इस प्रकार स्पष्ट है कि कीमत मुद्रा के रूप में वस्तु का प्रतिफल है। प्रत्येक वस्तु और सेवा कीमत अब मुद्रा में निर्धारित किया जाता है। सही बात है, आप कोई भी वस्तु देख लो, है ना, कोई भी वस्तु देख लो या सेवा देख लो, सेवा से मतलब है परिवहन। जैसे आप यहाँ से कहीं जाना चाहते हो तो आपको मेटाडोर, गाड़ी, टेम्पो, बस, ऑटो, कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा, तो वो एक प्रकार की सेवा है। तो उस सेवाओं के बदले भी आपको क्या देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। और यदि आप किसी दुकान जाते हो और दुकान से कोई वस्तु खरीदते हो तो दुकान से वस्तु खरीदने के बदले भी आपको क्या देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। अर्थात चाहे आप वस्तु खरीदो चाहे सेवाओं का लाभ उठाओ, दोनों की सूरतों में आपको क्या देना पड़ेगा, मूल्य चुकाना पड़ेगा, कीमत देना पड़ेगा, निर्धारित की जाती है। क्योंकि मुद्रा किसी देश की देशवासियों के लिए समान कार्य शक्ति होती है। कीमत निर्धारित प्रभावित करने वाले तत्व। अब कीमत को किस प्रकार प्रभावित करते हैं? पहला, वस्तु की मांग। किसी वस्तु की मांग उसकी कीमत का सीधा प्रभाव पड़ती है। जैसे आपको कोई वस्तु की ज्यादा मांग है या किसी क्षेत्र में या किसी देश में उस वस्तु की ज्यादा मांग है तो उसकी कीमत उसको निर्धारित करती है। जिस वस्तु की मांग अधिक होगी कीमत भी अधिक होगी। कीमत अधिक रहने पर उस वस्तु की बिक्री होती रहेगी, जबकि मांग कम या सामान्य रहने पर कीमत भी कम या सामान्य रखना उचित होगा। वस्तु की मांग वर्ष भर एक सी रहे और मौसमी मांग रहती है। इस प्रकार मांग अधिक रहने पर ऊंची कीमत, मांग कम रहने पर मूल्य निर्धारण को प्रभावित करता है। सही बात है, अगर आप मांग ज्यादा होगा, जैसे देख रहा मांग अगर ज्यादा करते हैं, मांग से मतलब है हमको किसी वस्तु की ज्यादा आवश्यकता है तो उसकी कीमत ज्यादा होगी, ऐसा बोला जाता है। और मांग अगर कम है तो वस्तु की कीमत भी कम होगी। ठीक है, अब आता है वस्तु की विशेषता। वस्तु की गुण विशेषता भी मांग को निर्धारित करती है। वस्तु की विशेषता के अंतर्गत वस्तु का जीवन, वैकल्पिक वस्तु की प्राप्ति, वस्तु की मांग का स्थगत आदि प्रमुख है। जैसे हम लोग कोई वस्तु, ऐसी वस्तु जैसे अभी आज के जमाने में घड़ी है ना, घड़ी जो होता है, घड़ी हम लोग देखना आजकल घड़ी कोई नहीं, बहुत कम लोग पहनते हैं। पहले जमाने में जब हमारे पास मोबाइल नहीं था या घड़ी का कोई अल्टरनेट कोई ऑप्शन नहीं था, विकल्प नहीं था, तो घड़ी की कीमत देखना 1000, 1200, 800, 900 ऐसी कीमत होती थी। किंतु आज के टाइम में घड़ी 80 रुपये, 50 रुपये। क्यों? क्योंकि उसका एक विकल्प है हमारे पास, मोबाइल है ना। मोबाइल के माध्यम से आप निकालो, फट से टाइम देखो, हो गया, 1 सेकंड लगता है। और घड़ी आजकल कौन रखता है? तो अगर उसके पास विकल्प है, वस्तु की विशेषता है, तो वो भी क्या करता है, वस्तु को क्या करता है, उसके मूल्य को प्रभावित करता है।
यदि वस्तु नाशवान किस्म की हो तो सड़ने गलने खराब होने के पूर्व कम से कम दाम में बिक्री कर उचित होगा। इसका एक मतलब है जैसे आलू प्याज, आप मार्केट बाजार जाते हो, है ना, आप मार्केट में बाजार में जाते हो तो देखना आलू प्याज कम से कम 20 दिन 15 दिन 1-1 महीना आपके पास स्टोर करके रखोगे, वो खराब नहीं होगा। तो उसकी कीमत देखना पहले जब सामान मार्केट में मतलब बाजार में जब वो सामान आएगा ना, जैसे आलू प्याज जब ज़्यादा समय तक रह सकता है, लहसुन हो गया, तो ये सब चीज़ जो ज़्यादा समय तक रह सकता है 20 दिन 25 दिन 1 महीना तक, तो देखना जब मार्केट में वो कीमत सामान आएगा ना तो उसका कीमत बढ़ा रहेगा। लेकिन जैसे जैसे वो सामान महीना दर महीना समय उस पर बीतता जाएगा ना तो उसकी कीमत भी धीरे धीरे कम हो जाएगी, क्योंकि वो नाशवान होने लगता है। किंतु ऐसी वस्तु जो कम समय में नाशवान हो जाए, जैसे आपका डबल रोटी हो गया, दूध हो गया, है ना, फल फ्रूट्स हो गए, ये 1-2 दिन से ज़्यादा नहीं चलते, तो इसको देखना कीमत जल्दी से जल्दी इसको बेच देते, कीमत भी क्या होती कम होती, 15 रुपया 20 रुपये में आपको मिल जाएगा और इसको जल्दी से जल्दी लोग क्या करते हैं, दुकान वाले बेचना चाहते हैं। अर्थात जो वस्तुएं नाशवान होने वाली होती है उसकी कीमत भी कम होती है और उसको जल्दी से जल्दी बेचना भी चाहते हैं, और जल्दी से बेचने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, कम कीमत पर बेचना पड़ेगा। लेकिन जो वस्तुएं लंबे समय तक आपके पास रह सकती है तो उसकी कीमत भी ऊंची होती है। आगे बढ़ता है, वैकल्पिक वस्तु की प्राप्ति के अंतर्गत यदि वस्तु के लिए अन्य विकल्पों तो कीमत कम रखना उचित होगा, जबकि वैकल्पिक वस्तु न होने पर दाम कितने भी ऊंचे रखे जा सकते हैं। किसी प्रकार जैसे वस्तु की मांग स्थगित हो या जैसे कार फ्रिज टीवी खरीदना आदि, इस प्रकार वस्तु की विशेषता उसकी कीमत पर प्रभावित करती है। कभी कभी देखना कोई तो वस्तु ऐसी होती है जो कम समय के लिए हमारे बाजार में उपलब्ध होती है, या ऐसा बोल सकते हो कि कीमत को किस प्रकार निर्धारित करना, तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण है जब देखना कोई सामान, जैसे अभी मार्केट में देखना अनार 250 रुपया 300 रुपये किलो चल रहा है, 250 से 300 रुपये किलो चल रहा है, तो कोई नहीं रखा, इक्का दुक्का दुकान में आपको दिखेगा अनार, अभी जो अनार आ रहा है ना वो देखना 1-2 दुकान में आपको दिखेगा और उसकी भी कीमत कितना 250 और 300 रुपये केजी है। तो कौन रखेगा इतना महंगा, ना वो बिकेगा, तो मनमाना कीमत पर लोग बेचेंगे, जिसको लेना है वो खरीदेगा, जिसको नहीं लेना वो नहीं लेगा। किंतु वहीं पर अभी संतरा आया है, अभी फ्रूट में संतरा चल रहा है, तो संतरा देखना अभी 20 रुपये किलो मिल रहा है, 20 रुपये किलो, और वही अनार आपको कितना रुपये है 250 से 300 रुपये किलो। तो ये एक विकल्प है, अगर सामान कम है तो इसकी मूल्य आप क्या कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, लेकिन अगर सामान ज़्यादा है तो उसकी मूल्य को क्या करना पड़ेगा, कम ही रखना पड़ेगा। तो ये वस्तु की विशेषता भी कीमत को निर्धारित करती है। अगला होता है वस्तु की लागत। किसी वस्तु की लागत प्रत्यक्ष रूप से कीमत को प्रभावित करती है। जिस वस्तु की लागत अधिक होगी वस्तु की कीमत अधिक होगी। अर्थात वस्तु का उत्पादन अगर ज़्यादा खर्च में हुआ है कि आप ज़्यादा खर्च करके वस्तु को बनाए हो तो उसकी कीमत को भी आपको क्या करना पड़ेगा, बढ़ा कर रखना पड़ेगा। लेकिन अगर किसी वस्तु की लागत कम है, जैसे किसी वस्तु को बनाने में आपका 10 रुपये खर्च होगा तो आप उसको 100 में बेचोगे, कभी नहीं बेचोगे। 10 में है तो ज़्यादा से ज़्यादा 20 या 25 रुपये में उसको बेचोगे। लेकिन किसी वस्तु की लागत आपको 100 रुपये आई है तो क्या उसको 50 रुपये में बेचोगे, नहीं तो 100 है तो आपको 100 रुपये से ज़्यादा पर ही बेचना पड़ेगा। अर्थात वस्तु की लागत भी क्या करती है, वस्तु के मूल्य को या कीमत को प्रभावित करती है। अगला बनता है वस्तु के वितरण मार्ग। वस्तु के वितरण मार्ग अर्थात वस्तु को आप किन किन माध्यमों से बेच रहे हो, जैसे पढ़ रहा हूँ सुनना। वस्तु के वितरण मार्ग का स्वभाव उसकी कीमत को प्रभावित करता है। यदि वितरण के मध्यस्थ अधिक हो तो सभी का लाभ जुड़ा होगा। जैसे मैंने बताया ना, अभी यहाँ से यहाँ तक उत्पादक से उपभोक्ता तक जितने भी मध्यस्थ होंगे, तो व्यापारी, फुटकर व्यापारी, दलाल, सामान को मंगा रहे हो तो आपका परिवहन चार्ज, दुनिया भर के जो सामान उस पर लगे होंगे कि सामान पहुँचने में दुनिया भर के खर्च होंगे, तो अगर मध्यस्थ ज़्यादा होंगे तो कीमत भी ज़्यादा होगी, और मध्यस्थ अगर कम होगा तो कीमत भी कम होगी। ठीक, उसके बाद अगला पॉइंट बोलता है आपका सरकारी नीतियाँ। सरकार की नीति राजनीतिक वातावरण भी कीमत को निर्धारित करके नहीं बचा सकती। यदि सरकार नीति रख रखाव, कीमत नियंत्रण, लाइसेंस राशनिंग से हो तो उसको भी, जबकि वह स्वतंत्र रहने पर कीमत उचित भी रखी जा सकती। अगला होता है देश का वातावरण। देश का वातावरण जैसे अभी आप लोग देखे थे, लॉकडाउन की स्थिति थी, समय पर दुकानें बंद थी तो कीमत एकाएक बढ़ गई थी। जो 10 रुपये का सामान था वो 50 रुपये 100 रुपये में मिल रहा था, किंतु अब स्थिति खुल गई है, सभी जगह दुकान चालू है, बाजार मार्केट हर चीज़ है, तो देखना वस्तु की कीमत भी कम हो गई। अर्थात देश का वातावरण, आसपास का क्षेत्र का वातावरण भी कीमत को प्रभावित करता है। उसके बाद आता है व्यावसायिक परंपराएं। व्यवसाय की नीतियों परंपराएं मूल्य निर्धारण को प्रभावित करती है। कुछ वस्तुओं के दाम परंपरागत नीचे ही रखने पड़ते हैं, जैसे चॉकलेट, सामान्य बिस्किट, लॉलीपॉप, जबकि विशिष्ट तकनीक जैसे
जैसे मशीन, सप्लाई, फ्रिज, टेलीविजन आदि के दाम ऊंचे रखने पड़ते हैं। ठीक है। प्रतियोगिता, किसी वस्तु का मूल्य निर्धारण उसकी प्रतियोगिता को प्रभावित करता है। प्रतियोगिता को प्रभावित करना मतलब आप अगर अपनी वस्तु की कीमत को कम करके बेचोगे तो अगले उसी वस्तु, वैसी ही वस्तु अगर दूसरे व्यक्ति के पास है तो उसकी कीमत अगर ज़्यादा और आपकी कीमत कम है तो आपका सामान तो बिकेगा, उसका सामान नहीं बिकेगा। किंतु आप अगर उसके बराबरी में देख रहे हो तो ये प्रतियोगिता भी क्या करती है, वस्तु की कीमत को प्रभावित करती है। अगला बोलता है निर्माता का उद्देश्य। वस्तु का निर्माण, उसकी कीमत निर्धारण करते समय निर्माता या उत्पादक के उद्देश्यों को ध्यान में रखना आवश्यक होता है, क्योंकि जो भी उत्पादित वस्तु को बनाता है, वस्तु को उत्पादन करता है, तो वो किसी न किसी लाभ को अपने ध्यान में रखकर ही वस्तु का उत्पादन करता है। तो उस ध्यान को रखकर ही वस्तु का कीमत का निर्धारण करना चाहिए। ठीक, ये तो था निर्धारित करने वाले तत्व। उसके बाद आता है मूल्य निर्धारण राजनीति मतलब चक्रव्यूह। इसमें सबसे पहला पॉइंट लिखा है ऊंची मूल्य रणनीति। एक रणनीति का मतलब होता है कि आप वस्तु को किस प्रकार बनाने में या बनाने के समय में किस प्रकार उसको सोचते हो कि वस्तु का हम जो निर्माण करेंगे उसके निर्माण में किस प्रकार के खर्च होंगे, वस्तु को हम बेचेंगे तो उसको हम किस प्रकार बेचेंगे, अर्थात उसकी नीति बनाना, नियम बनाना, उसी को यहाँ पर रणनीति बोलते हैं। एक रणनीति के अंतर्गत जब कोई वस्तु ब्रांडेड उत्पादन, ब्रांडेड मतलब प्रमाणित, हाँ ये बहुत अच्छा इस प्रकार की वस्तु बाजार में पेश किया जाए तो प्रारंभ में अधिक संभव मूल्य ग्राहक को वसूला जाता है। सही बात है। देखना, जब कोई वस्तु मार्केट में न्यू आती है या मार्केट में नई आती है तो उसका मूल्य क्या होता है, ज्यादा होता है। देखना, किंतु जैसे जैसे वो पुरानी होती जाती है तो उसका मूल्य भी धीरे धीरे कम हो जाता है। जैसे एक उदाहरण दे रहा हूँ, रंगीन टीवी। जब ब्लैक एंड व्हाइट टीवी का टाइम था और रंगीन टीवी हमारे सामने जब हमारे नए बाजार में आया था तो उसका कीमत बहुत महंगा था। किंतु जैसे जैसे रंगीन टीवी पुराना होते गया, अर्थात रंगीन टीवी पर समय भी बीतता गया तो उसका मूल्य भी धीरे धीरे क्या होते गया, कम होते गया। ठीक है। आगे बोलता है क्योंकि आरंभ में कोई प्रतियोगिता उत्पादित नहीं होती, जब प्रतिस्पर्धा बढ़ने पर उत्पादक का मूल्य कम करने पर प्रतिस्पर्धा मूल्य करती है। अगला बोलता है उच्च मूल्य रणनीति। इसके अंतर्गत नवीन उत्पाद जब बाजार में प्रस्तुत किया जाता है, उत्पाद कम रखा जाता है जिससे अधिक बाजार हिस्से में कब्जा किया जा सके। साथ ही नए प्रतिस्पर्धियों के बाजार में निवेश में रोका जा सके। इन नीतियों से उत्पाद में लोकप्रिय बनाने में मदद मिलती है और सरकारी हस्तक्षेप भी न्यून होता है। उसके बाद आता है वितरण वाहिका माध्यम। वितरण वाहिका का मतलब पता है कि आप किन किन के माध्यम से वस्तु को बेचना चाहते हो, किन किन के माध्यमों से वस्तुएं बिक रही है, वस्तुएं जा रही है, अर्थात किन किन मध्यस्थों के माध्यम से आप वस्तु का विक्रय कर रहे हो, वितरण कर रहे हो। ठीक है। आशय, किसी भी वस्तु का उत्पादन उपभोक्ता करने के लिए किया जाता है। सही बात है। हम लोग उत्पादन क्यों करते हैं किसी वस्तु का, उसका उपभोग करने के लिए। वर्तमान समय में उत्पादन व उपभोग काफी दूर होने के कारण भी उपभोक्ता तक पहुंचने के विभिन्न माध्यमों का सहारा लेना आवश्यक हो जाता है। इसके वितरण थोक व्यापारी, फुटकर व्यापारी, प्रतिनिधि, एजेंट आदि महत्वपूर्ण योगदान रहता है। माध्यम मध्यवर्ती वाहिका कहलाते हैं। इन्हीं के माध्यम से तो हमारा सामान बिकता है। हम केवल उत्पादन कर दिया और बोल दिए कि ग्राहक सामान खरीद ले, ऐसा नहीं होता। सामान जब हम उत्पादन करते हैं तो ग्राहक तक पहुंचाने में बहुत सारे मध्यस्थ हमको मिलते हैं कि हम इन्हीं मध्यस्थों के माध्यम से सामान हम ग्राहक तक पहुंचाते हैं, जिसमें थोक व्यापारी, फुटकर व्यापारी, प्रतिनिधि जिसको हम दलाल बोलते हैं, एजेंट बोलते हैं, इन्हीं के माध्यम से ही हमारा सामान ग्राहक तक पहुंचता है। आगे बोलता है परिभाषा। मैकनार्थी के अनुसार उत्पादक के उपभोक्ता तथा संस्थाओं का कोई भी ऐसा क्रम जिसके या तो मध्यस्थ हो, उसे कोई भी संस्था हो सकती है, वितरण वाहिका कहलाती है। कोई भी संस्था, चाहे फुटकर व्यापारी अपने संस्था के रूप में चला, जैसे मॉल हो गया। मॉल क्या है, एक प्रकार की संस्था तो है। उत्पादक से सीधा सामान लोग अपने संस्था में लाते हैं और संस्था के माध्यम से ग्राहक तक पहुंचता है। आजकल तो यही हो गया ना कि अब दुकान में कोई नहीं जाता, सीधा मॉल, डी मार्ट, बड़े बड़े सुपर बाजार में जाकर सामान को खरीदते हैं और घर लाकर यूज करते हैं। यही सबके माध्यम से हो रहा है। अगला बोलता है विलियम जे स्टॉर्नेट के अनुसार वस्तुओं के अधिकार स्वामित्व के अंतिम उपभोक्ता तक, औद्योगिक विक्रेता तक पहुंचाने के लिए जो माध्यम अपनाया जाता है,
अर्थात उत्पादन से उत्पादित वस्तुओं को ग्राहक तक पहुंचाने में जो माध्यम अपनाया जाता है, जितने भी माध्यम होते हैं उसी को क्या बोला जाता है, वितरण वाहिका। उसके बाद उपयुक्त परिभाषा से स्पष्ट है कि उत्पाद मतलब जो हमारा सामान बना हुआ है, उत्पादन स्तर पर उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए जितनी बार स्वामित्व का हस्तांतरण होता है वे सभी माध्यम वितरण वाहिका कहलाती है। अर्थात ये आयात के साधन जैसे रेल, जहाज, रोड आयात शामिल नहीं किए जाते, केवल माध्यम देखा जाता है, परिवहन को इसमें शामिल नहीं किया जाता। ठीक। उसके बाद वितरण वाहिका के प्रकार हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज हम लोग ने पढ़ा मूल्य निर्धारण, तत्व और चक्रव्यूह, किस प्रकार हम लोग अपनी वस्तु का मूल्य निर्धारण करते हैं और मूल्य निर्धारण पर किस प्रकार कौन कौन से तत्व प्रभावित करते हैं। क्लास 6 में मैंने आज यही पढ़ाया। नेक्स्ट क्लास में मैं वितरण वाहिका के प्रकार को बताऊंगा कि वितरण वाहिका कितने प्रकार के, इतना मैंने बताया था, क्लियर है।